सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। हर वो काम जो गुज़िश्ता अदवार में हराम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा फ़ज़ल फरमाया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी हुकूमत हमारे पास आई है कि अब वो काम जो पहले ममनुआ थे, शजर ममनुआ थे, अब वो जायज़ ठहरे, ऐन हलाल ठहरे, और वो भी ग्रेटर कौमी मफाद में। इदारों की निजकारी के ख़िलाफ़ थे मेरे मसीहा। कंटेनर पर चढ़कर अपोजिशन के दिनों में वो जो तकारीर, वो जो बड़े पर्ल्स ऑफ विजडम वगैरह किया करते थे, उसमें पता चलता था कि अगर कोई कौम अपने हाथ पैर यानी अपने कौमी इदारों को अगर बेच दे तो कौम मर जाती है, रुसवा हो जाती है, भूखी नंगी रह जाती है, फलां हो जाती है, ढिका हो जाती है। लेकिन ऐन उसी वक्त के जिस वक्त मेरे मसीहा ये तकरीर फरमा रहे होते थे, कातिब तकदीर ने कुछ ऐसा लम्हा लिखा था कि जब वो अचकन नसीब हुई तो उसके बाद फिर आकर के वही तकारीर जो पिछले अदवार में पिछले प्राइम मिनिस्टर्स किया करते थे कौम के लिए कि जी नजकारी होगी तो ये होगा और वो हो जाएगा और हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और यूरोप बन जाएंगे, वही तकारीर अब मेरे खान साहब भी करने लगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इस आज की डिबेट के हवाले से हमने फेसबुक पर जो पोल का इनेकाद किया था उसके रिज़ल्ट्स मेरे सामने हैं। पहले हराम अब हलाल के इदारों की निजकारी के बाद मईशत के हालात ठीक हो जाएंगे। 57.6 लोगों को ट्विटर पे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। 42.4% लोगों का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। फेसबुक पर 37% लोग नहीं कह रहे हैं और 63% लोगों का ख्याल है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, तारिक गिल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से और राजा खुर्रम परवेज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। यह है मेरा आज का पैनल। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक न्यूज़ रिपोर्ट इस हवाले से हमने खुसूसी तौर पर तैयार की है इदारों की निजकारी के हवाले से, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाज़रीन, न्यूज़ रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। मेरे मौसूफ़ मसीहा फरमाते हैं गैर मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी कौमी मफाद में है। सेक्रेटरी निजकारी डिवीज़न ने ब्रीफिंग में बताया कि रवां साल 7 इदारे और अमलाक की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इनमें 2 RLNG पावर प्लांट्स, SME बैंक, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर और जिना कन्वेंशन सेंटर शामिल हैं। दूसरी जानिब OGDCL मुनाफा बख्श तरीन किसी ज़माने में कौमी इदारा, उसके 10% शेयर्स जो हैं वो भी फ़रोख्त करने का मुजव्वज़ा फ़ैसला सामने आया है। मंजूरी, इसकी हतमी मंजूरी निजकारी कमेटी देगी। पहले 7% शेयर फ़रोख्त करने का फ़ैसला हुआ था, ताहम इस फैसले को इसके ऊपर रिविज़िट किया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं किसी कठपुतली को कौमी इदारों की निजकारी नहीं करने देंगे। ये एक बड़ी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है। पूछना ये था कि आप क्या कर लेंगे। चलिए, इमरान खान इसी वक्त की फ़ैसला करते हैं कि मैंने सब ठिकाने लगाना है, निजकारी करनी है, आप क्या कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था मैं एक लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। वो लात अभी तक हवा में ही है, वो गिरी नहीं, ना लात गिरी ना हुकूमत गिरी। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मेरे साथ मेहमान मैं पहले तारुफ़ करा चुका हूँ, अदील अहमद साहब तारीक तहरीक इंसाफ से, तारिक गिल साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से और राजा खुर्रम परवेज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाते हुए मैं अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहली मरतबा हमारे शो में शरीक हो रहे हैं, हुजूर वाला, सबसे पहले तो आपके अज़्म और हौसले की दाद देता हूँ कि आपने जानते बूझते ये ख़तरा मोल लिया। हुजूर, सबसे पहले ये बताइएगा, कल जो काम हराम था आज वो हलाल हो गया। कल नवाज शरीफ अगर प्राइवेटाइज़ कर रहा था तो गलत कर रहा था, इमरान खान साहब कर रहे हैं तो हर वो काम जो वो करें वो ठीक है, गलत भी ठीक हो जाता है। ऐसी क्या करिश्मा है इनकी पर्सनैलिटी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और जानते बूझते जो है वो मैं आपके पास हाज़िर हुआ। देखें, इस वक्त जो है वो हमें ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें अपने मुल्क की और जिन हालात में हमने इनहेरिट किया ये मुल्क, तो तमाम कौमी इदारे, बड़े बड़े इदारे, आप पाकिस्तान स्टील मिल्स देख लें, दुनिया में स्टील मिल्स जो होती हैं वो मुल्कों की इकानमी की बैकबोन्स होती हैं। चाइना जो है वो दुनिया का 70-80% स्टील प्रोड्यूसर है, इसीलिए चाइना की इकानमी आप देख लें कितनी हुई है।
इसी तरह रशिया जो है, इसी तरह अमेरिका उसमें स्टील प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं। तो हमारे स्टील मिल का क्या हाल हुआ वो हमने पिछले जमहूरी 10 साला दौर में देखा, क्योंकि लास्ट टाइम मुशर्रफ साहब के दौर तक स्टील मिल अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जब इस मुल्क में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत आई और 10 साल का दौर गुजरा तो स्टील मिल को ताले लग गए। ये सिर्फ स्टील मिल की कहानी नहीं है, इसमें अगर आप देखें मेट्रोपॉलिटन स्टील उसको ताले लगे हैं, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री उसको देखें उसको ताले लगे हैं, PIA को देखें वो जो है रिकॉर्ड खसारे में, और बड़े बड़े कौमी इदारे जिन्होंने इस मुल्क के लोगों को रोज़गार देना था, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना था, वो आज स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं वो सिसक कर और बिलक कर जो है ना उनको उनकी जो पेमेंट्स हैं वो रुकी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी उससे कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए जो बात आप कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, खुदा लगती बात है, मुझे सुनने में मज़ा भी आ रहा है, काटते हुए दुख भी हो रहा है आपकी बात। लेकिन ये तो वो सिनेरियो है जो मेरे सवाल में वाज़े हो चुका। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे कि आपने सुन ही लिया, मैं क्या उसको बताऊं, निजकारी नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये निजकारी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि यही काम यूसुफ रज़ा गिलानी, यही काम नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग कर रहे थे, तो बुरा क्यों था? इख्तिसार के साथ अगर आप वन लाइन में कवर करें तो फिर मैं अपने अगले मेरे ख्याल से आप शायद जो है थोड़ा सा वर्ड्स का शायद फ़र्क हो। इमरान खान साहब की जो आपने अभी चलाई क्लिप्स चलाई उसमें क्लियरली उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन या निजकारी उस वक्त होनी चाहिए जब उससे मुल्क को कौम को फ़ायदा हो। वो उन्होंने कोई कहीं मुखालफत नहीं की है खुदा न खास्ता निजकारी की या उसकी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ उस वक्त निजकारी करना। कैसे पता चलेगा मेरे मसीहा कि इमरान खान निजकारी करेगा तो आवाम को फ़ायदा होगा और नवाज शरीफ करेगा तो नुकसान होगा? ये आपने कैसे अक्स कर लिया? देखें, हम जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या हम खुद दो बड़े इदारे हैं जो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से जो है बहुत बड़ा लोगों को उसका वो है कंसर्न्स है, एक पाकिस्तान स्टील मिल है और एक PIA। इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन ही ऑफ द लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन्होंने इनको किया, और स्टील मिल की जो रिवाइवल कर रहे हैं वो बजाय प्राइवेटाइजेशन के वो पार्टनरशिप मोड पे कर रहे हैं, यानी हम उसमें दो कंपनीज चाइनीज़ और रशियन कंपनीज डालकर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राजा खुर्रम परवेज साहब हुजूर वाला, मुझे अच्छी तरह याद है प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह साहब इंतखाबात से पहले जब अपोजिशन की जिम्मेदारी उनके कांधों पर थी तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। वो कौम को बताया करते थे कि मैं एक ऐसा जादूगर हूं, इमरान खान एक ऐसा मसीहा है कि जो इस कौम को मरने नहीं देगा, जो हमारे डूबते हुए इदारों को तैराएगा, हमें खुशहाली नसीब होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस दौर में भी मैंने जब पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA के अहवाल को कवर किया तो ये बात ज़रूर सामने आई। इस हद तक मैं ज़रूर मुत्तफ़िक़ हूँ अदील साहब से कि हमारे जमहूरियों ने जो कौमी इदारों के साथ किया ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि कुछ जियालों को नौकरी मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि कुछ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नून लीगियों को नौकरी मिल जाए। एक डूबते हुए जहाज़ को, टाइटैनिक को और ओवरलोड कर दिया गया। हुजूर वाला, इस मुल्क पर एक ऐसा नौबत भी आई कि जब नून लीग के एक ऐसे साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनकी अपनी एक माशाल्लाह एयरलाइन है जो उस वक्त भी माशाल्लाह ग्रो कर रही थी, वो एयरलाइन इंडस्ट्री का वसी तजुर्बा रखने वाला वजीर आजम इक़्तिदार संभालने के बावजूद PIA जैसे इदारे को खसारे से नहीं बचा सका। आसिफ अली जरदारी साहब, लोग बिलावजह उनको बदनाम करते हैं, अब्बास स्टील और फलाना स्टील और ढिकाना स्टील, लेकिन बहरहाल जो भी स्टील थी वो बहरहाल बहुत ही मुनाफा बख्श इदारों में से एक थी। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान स्टील मिल्स का जहाज़ जो है वो गर्काब ही हुआ चाहता था और अब तकरीबन हो ही चुका है। सर, ये क्या महज इत्तेफाकी ममासलत है या हमारी दानिश्वरों ने, हमारे मसीहाओं ने दीदा व दानिस्ता कौमी इदारों का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश किया ताकि कौमी मफाद में ये सारा कार्य खैर जो है वो अंजाम दिया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा वो आपने ज़िक्र किया कि पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, जालों को नौकरियाँ मिली। तो बिल्कुल जी, हम इसका एतराफ़ करते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार दिया है और जालें जो हैं वो भी आखिर पाकिस्तान का हिस्सा हैं।
इसी कौम का हिस्सा हैं, इसी शहर में बसते हैं, इसी मुल्क में बसते हैं। सिर्फ अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने वर्कर्स को दी, नहीं मेरी पूरी गुजारिश सुन लें, फिर मैं आपकी अगली बात का भी जवाब दूंगा। पार्टी जब बरसे इक़्तिदार आती है तो जो उसका वर्कर होता है, अगर वो मेरिट पे पूरा उतरता है और जॉब डिज़र्व करता है तो क्यों नहीं भाई। अगर एक वर्कर ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, उसका बेटा पढ़ा लिखा है, उसका कोई रिश्तेदार पढ़ा लिखा है और वो नौकरी करता है, तो इसमें तो कोई हम तो देते हैं रोज़गार, हम ये मानते हैं। हम पे तनकीद भी होती है नूरुल आरफीन भाई, हम पे केसेस भी बनाए जाते हैं कि आपने रोज़गार दिया, और हम उसको एतराफ़ के साथ मानते हैं कि बिल्कुल हमने नौकरियाँ दी हैं। अब भाई जहाँ तक बात रही मौजूदा टॉपिक की, तो इसमें दो हिस्सों पे बात हो सकती है। एक तो माजी का हवाला है, उस पर बात कर लें कि किसने क्या किया, क्यों ना किया। जो पीटीआई का भी बयानिया है कि हर चीज़ को माजी पे फेंक दो, हर चीज़ का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहरा दो, उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन जो अभी आपने निजकारी की बात की, उसमें आपके इंट्रो में ही आपके सवाल थे और उसी में आपका जवाब था। आपने ये क्लिप अभी हमें खुद दिखाया है, पूरी कौम को दिखाया कि खान साहब ने फरमाया कि अगर इदारों को ईमानदारी के साथ चलाया जाए तो निजकारी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यही सुनाया ना आपने क्लिप। तो इसका मतलब ये है कि इदारों को ईमानदारी से ये नहीं चला रहे तो निजकारी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें क्या हैरानी है, आपने ये भी फरमाया, बल्कि आपकी वो लाइन चल रही थी टिकर कि अब हलाल कैसे हो गया। तो भाई मेरे इसमें कोई हैरानी की, कोई परेशानी की कतई की ज़रूरत नहीं है। ये उसी तरह हिलाल हो गया जिस तरह कहा गया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। याद है ना आपको, किसी ने कहा था ये कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। ये उसी तरह हिलाल हो गया जिस तरह कहा गया कि टैक्स एमनेस्टी क्यों देते हैं आप लोग, ये पीपल्स पार्टी वाले देते हैं, ये तो काले धन को सफ़ेद करने का ज़रिया है, चोरों को आप इससे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। टैक्स एमनेस्टी भी आपने दी। आपने कहा मैं इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करूँगा, ये इजारादारी है कुछ ख़ानदानों की, ये जिस जमात में जाते हैं वहाँ हुकूमत बन जाती है। तो मैं तो ऐसे, आपने पूरी पार्टी से लोटे इकट्ठे की और हुकूमत बनाई। ये उसी तरह हुआ जब आपने कहा कि मैं फैल गया है, मौजूद बहुत फैल गया है। मैं एक ज़िम्नी सवाल, आखिरी बात जी सर, आखिरी बात, एक ये भी कहा गया कि ये तो याशियों में पड़े हुए हैं हुक्मरान, यहाँ पे इतनी बड़ी काबीना है, आप वेस्ट में जाएं, आप यूरोप में जाएं, चंद वुज़रा होते हैं और वो काम चलाते हैं। तो नूरुल आरफीन भाई आपने ये देखा ना फिर कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनी कि ना बनी, तो इसमें क्या हैरानी वाली बात। अगर आज ये कहते हैं हम निजकारी करना चाहते हैं, इसमें मुझे तो कोई हैरानी वाली बात नज़र नहीं आती। ठीक है सर, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बहरहाल मेरा था, मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ। सवाल का जवाब बहरहाल हो नहीं सकता, कोशिश न कीजिएगा इस सवाल का जवाब देने की, वरना मामला डिबेट धर्म भरम हो जाएगी। हुजूर वाला, आपने कहा कि अपने सियासी वर्कर्स को अगर मेरिट पर पूरा उतरते हैं उनको नौकरी देने में कोई कबाहत नहीं है। ये बात अगर ऐसी ही हो बिल्कुल तो माना जा सकता है। अदनान ख्वाजा का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना है। अदनान ख्वाजा की वजह शोहरत बताएंगे ज़रा? नहीं, अदनान ख्वाजा को मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मेरे पार्टी का वर्कर। अदनान ख्वाजा को नौकरी क्यों दी थी? फी सबीलिल्लाह? नहीं, देखें अदनान ख्वाजा एक मैट्रिक पास आदमी, ये इन्वेस्टिगेट आपने करना गया था। हुजूर वाला ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरिट। अच्छा, मेरा जवाब भी ले लेना इस पे। देखें, पहली बात तो ये कि उसको नौकरी मैंने तो नहीं दी। अगर उसको जरदारी साहब की हुकूमत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं दी थी। सर 2008 में सर हमारी गवर्नमेंट में थे ना वो, हमारी, सर मेरी बात पहले देखें। जी आप कंप्लीट कीजिए सर, मैं सुन रहा हूं। तो बात तो आने देना, बात तो आने देखें। अदनान ख्वाजा को अगर नौकरी दी गई है और नूरुल आरफीन साहब आपके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है जो ये साबित करने के लिए काफी है कि वो मेरिट पर नहीं उतरते, तो आप सामने लाए मीडिया पे, मैं क्यों डिफेंड करूंगा उसको? बिल्कुल ठीक है। Why should I defend him? Got your answer. बात खत्म हो गई सर, पर्पस सर्व। तारिक गिल साहब, सर पहली मरतबा आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं हुजूर वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली मरतबा भी आप ये खतरा मोल लेंगे और दीदा दानिस्ता मोल लेंगे, जिस तरह राजा खुर्रम परवेज साहब अब हमारे क्लाइंट बन चुके हैं इन्वर्टेड कॉमात में तकरीबन। सर तारिक गिल साहब, मैं ये पूछने की जिसारत करना चाहता हूं सर कि PIA डूब रहा था, मेरे मसीहा ने कहा कि मैं एक तो पहले नौकरियां दूंगा, यानी मैं आपके वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मैं जियालों के हवाले से बात कर चुका। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी अंधा बाटे रेवड़ियाँ और मिले भी सारी अपनों को वाली सूरत हाल थी, और उसमें भी PIA में दबा करके धड़ाधड़ नौकरियाँ दी गई। रिफ्यूट मत कीजिएगा वरना फिर वही वाली बात है, प्रोग्राम दरम बरम हो जाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान से मैं इस मामले पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका हूँ, मेरे 2 प्रोग्राम इस हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही थी हुजूर वाला। सर ये मुझे बताइए, ये कौमी इदारों के साथ जो कुछ भी आपके वज़ीर आज़म या आपके मुंतखब नुमाइंदों ने किया, क्या वो जस्ट था
इस सवाल का जवाब मैं हुकूमत से ले लूँगा, मौजूदा हुकूमत से ले लूँगा कि जब नवाज शरीफ कर रहा था तो वो गलत क्यों था। हालांकि 2 मरतबा मैंने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। सर ज़रा अपनी बारी का जवाब दे दीजिएगा अपने हिस्से का। शुरू करता हूँ जी खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। ये मेरा फर्स्ट ये एक्सपीरियंस है। मैं अक्सर टॉक शो में आता हूँ। सर दुआ कीजिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस वर्स्ट एक्सपीरियंस ना बन जाए। टॉक शो होते थे और अब ये जो है ना, ये मेरे लिए कुछ मुश्किल है, आवाज़ का जो प्रॉब्लम है। तो लेकिन तो भी मैं ये कहना समझता हूँ कि आपने जो ये निचकारी की बात की हुई है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि जो भी निचकारी जो जितने भी गैर मुनाफा इदारे हैं उनको हम निचकारी में ले जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो मैं ये बस इनको ये बताना चाहता हूँ, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जब कंटेनर पे होते थे तो कंटेनर पर उनका एक ही नारा होता था कि जो लोग निजकारी करते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के पहाड़ा पड़ते हैं, वो लोग मुल्क का सत्यानाश करने के लिए करते हैं। उनको कमीशन का प्रॉब्लम होता है, उनको दिहाड़ी का प्रॉब्लम होता है, उनको ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने इस प्राइवेट इदारे को ले जाकर जब करना है तो उस वक्त ये होगा कि इसमें से जितने पैसे प्रॉफिट की होंगे, कमीशन होगी, वो मेरे घर पे जाएगी। तो आज मुझे ये बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये जब कंटेनर पे होते हैं तो कोई और बात करते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो फिर अब इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि निजकारी का नारा लगाएं या प्राइवेटाइजेशन का मसले को उठाएं। तो आज क्या आज मुल्क का कोई नुकसान नहीं है? अगर कोई मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो या आसफ जरदारी की हुकूमत हो या बेनज़ीर की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी या PMLN की हुकूमत हो या किसी और पार्टी की, उस वक्त कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ऊट पटांग बातें करनी और नारे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को नौकरियों का झांसा दे के, लोगों को बेरोजगारी के खात्मे का झांसा दे के, लोगों को लोड शेडिंग का झांसा दे के, जो आपने जहाँ से आपने जवाब देना शुरू किया, इनफैक्ट ये तो मेरा इंट्रो था, आपने बिलावजह इतनी जहमत फरमाई। हुजूर सवाल मेरा कुछ और था। सवाल मेरा ये था कि PIA पर और दीगर कौमी इदारों पर जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने, जमहूरियत के मुगन्नियों ने जो जुल्म सितम ढाए, अपने अपने लोगों को नौकरियां दे करके इदारों का, कौमी इदारों का की कमर दोहरी कर दी गई। हुजूर वाला उसके बाद फिर निजकारी का एक फ़ैसला किया गया, जो खान साहब जैसा कि आपने कहा कि वो उस वक्त उस पर एतराज़ किया करते थे और आज वो काम एन कौमी मफाद में था। सर यही कौमी मफाद का बाजा तो आप लोग भी बजाया करते थे। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो आपने पहले प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, मैं उसकी बात कर रहा था। अब आप नौकरियों की बात करें कि हमारी हुकूमत ने जब लोगों को अपने यानी कि सपोर्टर्स को और अपने वोटर्स को हमने नौकरियां दी, तो मेरे भाई वोटर्स को, सपोर्टर्स को नौकरियां दी हैं तो वो कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है। हमने किसी भी इंसान को मेरिट से हट के बात नहीं की। हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने मेरिट से हट के बात की नहीं कभी। और यानी कि हमने अगर नौकरियां दी हैं तो हमने मेरिट से हट के कोई बात नहीं की। और आज भी चाहे वो PIA का इदारा हो, चाहे वो किसी भी कोई भी इदारा हो, हमने नौकरियों का जवाब तो आ गया हुजूर वाला, नौकरियों का जवाब आ गया, प्राइवेटाइजेशन का जवाब हनूज तवज्जो तलब। साथ वक्त हुए प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अदील अहमद साहब, सर बात की लेते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की। पाकिस्तान स्टील मिल्स वो एक और डूबता हुआ जहाज़ है जहां असद उमर साहब की जादूगरी काम आई, ना इमरान खान साहब की मसीहाई। इस वक्त भी जो मामलात हैं वो ये कि बाद अज़ रिटायरमेंट वाजबात नहीं मिल रहे। वो तो बहुत, मैं अय्याशी की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है लोगों को 3-3 महीने की तनख्वाहें नसीब नहीं हो रही। जब कैबिनेट बैठती है तब उसके बाद जाकर के लोगों को एक तनख्वाह रिलीज़ करने का फरमान जारी होता है और उसके बाद से दोबारा फिर मामलात वहीं आकर के टिक जाते हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब और बिलखुसूस असद उमर साहब लोगों को ये बताया करते थे कि किस तरह हमारी हुकूमत आई तो आपके दिन बदल जाएंगे। ये लग बात कि इमरान खान और असद उमर के दिन बदल गए, पाकिस्तान स्टील मिल्स और उसके वर्कर्स के दिन आज भी वैसे ही हैं, यानी बुरे। देखें 2-3 चीज़ें। नंबर 1 तो पिछला जो था उसमें एक सवाल आपने किया था कि पहले जो निजकारी हो रही थी
या पहले जो इमरान खान साहब ने जो मैंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ये कहा है कि निजकारी इस सूरत में होनी चाहिए कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो, ना कि चंद लोगों को। तो आपने वो मुझसे सवाल किया, उसका जवाब उस वक्त मैं नहीं दे सका। देखें, इमरान खान साहब की कोई एयरलाइन है जो PIA की प्राइवेटाइजेशन से उनको फ़ायदा हो, ना जो है इमरान खान साहब की काबीना में कोई ऐसा है। अल्ताफ हुसैन का भी कुछ नहीं था हुजूर, दिखाने के लिए अल्ताफ हुसैन के पास भी कुछ नहीं था। मैं शुबे का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बहुत पुराने स्टंट्स हैं। अल्ताफ हुसैन के पास भी कुछ नहीं था। घर की दीवारें जब तोड़ी गई तो 5 लाख पाउंड बरामद हुए। जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा इमरान खान का पास क्या है। मैं कंप्लीट कर लूँ तो आपको पूरा मिल जाएगा जवाब। अच्छा, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान स्टील मिल की आप बात करें तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे, हम उसको पार्टनरशिप मोड पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जो आपने सवाल किया उनसे कि एक OGDCL के जो लगे थे उनका वो कैसे उनको मैट्रिक पास को मिली, तो एक सवाल और बनता था कि जो सर मैं बिल्कुल वो सवाल आपके कहने के मुताबिक चलिए पूछ लूंगा। मैं बिक जाऊंगा इस प्रोग्राम में, मैं ऑन एयर बिक जाऊंगा PTI के हाथों। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, पाकिस्तान स्टील मिल्स लगा था, पाकिस्तान स्टील मिल्स को मसीहाई क्यों नसीब न हुई? अब आते हैं इसकी तरफ कि आपने अपने इंट्रो में जो बात की और अभी जो का वो इस चीज़ का जवाब है कि जो तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही या जो जमहूरी दौर में हमारे इदारों के साथ हुआ, वो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल किसी सूरत नहीं है। पिछले 10 साल दौर इक़्तिदार जिनके पास था वो उसके ज़िम्मेदार है। हम उसको कैसे ठीक कर रहे हैं? हमने पाकिस्तान स्टील मिल के लिए जो अभी इसका हमने चेयरमैन लगाया है, उसका आप थोड़ा सा अगर उसका चेक करें कि उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और मुझे एक दफ़ा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, मुझे दोबारा भी उनसे मिलना चाहिए और आप भी उनसे ज़रूर मिलें। अब मैं USA से वो जिस तरह से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो अपने एयर टिकट्स भी खुद देते हैं और सिर्फ सर्व करने के लिए जो है वो इदारों को ठीक करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन लगे हैं उनको USA से वो आए, उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। जो इदारे तबाह हो जाते हैं या जो इदारे कोलैप्स कर जाते हैं उनको रीबिल्ड करने का उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और वो उसके वैसे इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने तो मेरी तस्हीह के लिए बताया था, आपने मुझे ज़ाहिर है कि कोई ज्ञान फराम करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। यानी इस कौम में इतना काल पड़ गया है, इमरान खान सरकार के पास इतना फुकदान है पढ़े लिखे अजान का एक्सपोजर वाले लोगों का कि वो हर काम इंपोर्ट करके लोगों को करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक आपको कोई पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक आपको कोई नहीं मिल रहा था, NSC में आपने एक बाहर के आदमी को ला करके ठोक दिया। उसके बाद अब आप ये मुझे बता रहे हैं कि एक US से एक आदमी जन्नत का परवाना लेकर के आया और वो हमारे डूबते हुए जहाज को बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्यों बचाएगा सर? उसकी बका यहाँ नहीं है। उसको तो ये टेन्योर इमरान खान का पूरा करके यहाँ से वापस चले जाना है जहाज में बैठ करके। अब वो चाहे उसका टिकट खुद दे या उसके मोहल्ले वाले दे, सानू की मैं और आप रह जाएंगे इस धरती पे। आप तो चूंकि PTI के, आप दूसरा मफलर डाल लेंगे, मैं यहीं रह जाऊंगा सवाल पूछने के लिए। मुझे आज PTI लिफ्ट नहीं करा रही, माजी में नून लीग ने नहीं कराई, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कराई, अगली हुकूमतों से भी मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा। इसका मतलब नुकसान सरासर मेरा है और मैं घाटे का सौदा करता नहीं हूं। अगर आप सवाल को ज़्यादा टाइम देने के बजाय जवाब को टाइम दे दें तो जवाब फोकस करेंगे तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखें, जो आपने कहा कि बाहर से क्यों लोग लेकर आए पाकिस्तान में क्यों, ये तो सवाल है। ये तो अगर बाहर से कोई बंदा आएगा तो आपका सवाल होगा कि पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया। जब पाकिस्तान से कोई बंदा लगाएंगे तो आपका सवाल होगा कि ये फलां को नवाजा है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। अगर किसी और देखें, किसी की एक्सपर्टीज़ होती है, इस पाकिस्तान से जो है वो ड्रेन हुआ है। पिछले हमारी गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ या जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ से जो लोग गए बाहर पाकिस्तान में, आप बताएं ना कौन सा ऐसा कामयाब इदारा है जिसके रिवाइवल का एक्सपीरियंस हो किसी को? कोई है ऐसा एक्सपीरियंस्ड आदमी जो इतना बड़ा जो अभी पाकिस्तान स्टील मिल के जो चेयरमैन लगे उस लेवल का एक्सपीरियंस का आप पाकिस्तान में हमें बता दें। हमने तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर किया था, हमने तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अखबार में भी दिया था। अभी आपको दिखा देता हूँ। गजलें सुनते हैं आप? पाकिस्तान गजलें सुनते हैं आप? पाकिस्तान में अगर इस लेवल उसकी क्रेडेंशियल्स का कोई बंदा हो तो आप बताएं, हम उसको लगा देते हैं। सुनते हैं आप? हम उसको लगा देते हैं। गजलें सुनते हैं आप? गजलें पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। जगजीत सिंह सुना है कभी आपने? सुनिएगा, गाड़ी में जाते हुए चला लीजिएगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतनी परेशान क्यों हो। और पूरी भी सुना सकता हूँ, प्रोग्राम गजल सुनाने के लिए नहीं है। हुजूर वाला, मैं आपकी जगह बैठा होता तो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा कामयाब होता। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं राजा खुर्रम परवेज साहब, मैं तो चाहता हूँ कि राजा खुर्रम परवेज साहब, हुजूर वाला सर ये मुझे बताइएगा, जितनी दूर तक आप ले जाना चाहते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं ले जाने के लिए। राजा खुर्रम परवेज साहब, हुजूर वाला,
पहले सवाल का जवाब मेरा नहीं मिला सर, लेकिन फिर भी चलिए मैं अब दूसरा सवाल दागे देता हूं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं किसी कठपुतली को कौमी इदारों की निजकारी नहीं करने देंगे। ये भी अच्छा लतीफा है, ये रोकें कैसे? पूछने का मतलब मेरे ये था, इन्होंने इससे पहले भी ये कहा था कि लात मार के ये हुकूमत गिरा देंगे, ऐसा भी नहीं हुआ सर। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम हुकूमत गिराने के लिए मौके की तलाश में हैं। उस पर मैंने अपने इंट्रो में एक लतीफ़ा भी सुनाया था। हुजूर वाला ये तीसरी लगातार फुल टॉस है जिसे मैं स्टेडियम से बाहर अजराहे हमदर्दी फेंके देता हूं, कुछ फरमाइएगा सर। नहीं, हम आपको ये फुल टॉस स्टेडियम से बाहर तीनों नहीं फेंकने देंगे, हम आपको बाउंड्री पे कैच करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नूरुल आरफीन भाई, बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का आपने दूसरी दफ़ा जिक्र किया उस बयान का, वो पूरा बयान आपने अगर पढ़ा है तो आप पूरा बता नहीं रहे। वो ये था कि हम हुकूमत को घर भेजना शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी या कोई गैर जमहूरी तरीका इख्तियार किया जाए। और ये माजी इस चीज़ का गवाह है कि जब भी कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर अमरीत के साए आते हैं इस मुल्क पे। और आप लाख इख्तलाफ करें, आप लाख इस चीज़ को शायद वज़न के काबिल ना समझें इस आर्गूमेंट को, लेकिन हम वो वाहिद जमात हैं जो लड़े हैं अमरीत के साथ और साल साल लड़े हैं। तो ये हमें पता है कि क्या कीमत है जमहूरियत की और कितना मुश्किल होता है वापस ट्रेल पे आना, ट्रैक पे डालना मुल्क को। तो अभी आज भी कोई देखें भाई, अगर आप बीच में बात करेंगे, जो भी ये साहब बैठे मैं इनको जानता नहीं हूँ, आप टोके मत, हमने आपको सुना है। और ये जो भी आपने लॉजिक अपनी तरफ से कोशिश की है लॉजिक पेश करने की, वो आवाम ने भी सुनी, इसलिए आप अपनी बारी पे बात करें। ये भी एक बीमारी है जी खुर्रम साहब, प्लीज सर, सॉरी सर। ये हम आए रोज हम शोज में इसका सामना करते हैं। अपनी बारी पे बात करें, कोई एथिक्स का ख्याल कर लो भाई, अपनी बारी आए तो बोलो, हम तो नहीं बोलते आपकी बात के बीच में। अच्छा, तो मैं ये दूसरा आपने कहा जी कि निजकारी, देखें नूरुल आरफीन साहब, सियासी जमातों के पास जो तरीक़ाकार है वो एहतजाज का तरीक़ाकार यही होता है कि आपके पास दो फोरम्स हैं, या तो आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें या आप सड़कों पे। हम दोनों इस्तेमाल करने को तैयार हैं, लेकिन चेयरमैन ने बड़ा वाज़े तौर पे ये बता दिया कि हम ये अमल नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जाएंगे आखिरी हद तक, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे और निकलना पड़ा तो सड़कों पर भी निकलेंगे, बाज़ारों में भी निकलेंगे। और इस चीज़ को हम किसी सूरत भी जो हम समझते हैं ये नहीं है ठीक, मफाद में नहीं है आवाम के, तो हम इसके अगेंस्ट निकलेंगे। और हमें ये भी उम्मीद है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी इस पर अपना लाएमल देंगी। पर हम, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सारे लीडर्स हैं, आवाज़ एक ही है, जो पहली आवाज़ आई वो बिलावल की ही आई है, हर इशू की तरह इस दफ़ा भी, और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात का पहरा देंगे। राइट सर। हुजूर वाला, ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल तारिक गिल साहब के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तारिक गिल साहब, हुजूर वाला, कम से कम एक बात तो है जमहूरियों में, एक ममासलत चाहे इत्तेफाकी ही कही जाए लेकिन बहरहाल है ज़रूर, और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसने एक इम्पोर्ट शुदा एक्सपीरियंस्ड अनमोल रतन पाकिस्तान स्टील मिल पर थोप दिया। अब वो जाने और स्टील मिल्स जाने और स्टील मिल्स वाले जाने के निमट पाते हैं या नहीं। इसी तरह मेरे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नामी टाइटैनिक पर एक जर्मन नज़ाद CEO जिसका नाम मुझे कभी याद नहीं होता, वो थोपा था। हुजूर वाला, तरीक़ा वारदात बिल्कुल सेम रहा, आपका भी और PTI का भी। इट मीन्स कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान में कोई ऐसा गौहरे काबिल आप लोगों को नहीं मिलता कि जो डूबते हुए जहाज़ों को दोबारा ज़िंदगी अता करे। आप जहाज़ डुबा तो सकते हैं, लेकिन जहाज़ मंजिल तक पहुंचाना आप लोगों की या तो सकत में नहीं है या आप लोग दीदा दानिस्ता ऐसी कोई हरकत करना नहीं चाहते। ये मेरा सवाल है, जहन में रखिएगा। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, पूरा जवाब लूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, तशफ़ी आमेज़ अगर आप दे पाएँ। नाज़रीन, एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, शो के इख्तितामी लम्हात आन पहुंचे। तारिक गिल साहब, सर सवाल वन लाइनर, सियासी जमातें दोनों अलग अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, लेकिन तरीक़ा इबादत एक ही। डूबते हुए जहाज़ों को बचाने के लिए इम्पोर्ट किया जाता है बैरून मुल्क से अनमोल रतन। पाकिस्तान में कोई गौहरे नायाब, गौहरे काबिल आप लोगों को मुयसर नहीं आता। PIA का वो जर्मन नज़ाद CEO जो अपनी जेब में जाते जाते एक पूरा तैयारा डाल के ले गया था। सर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसे तो अपनी कोई साइकिल किसी को नहीं देता।
नूर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे कुछ दूर बैठा हूँ और मुझे आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल फटी फटी नज़र सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से मेरे समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं जवाब मैं क्या दे सकूं। लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा अगर इफ़ यू डोंट माइंड तो मुझे दोबारा अगर थोड़ा सा ये कर लें तो मैं बिल्कुल सवाल समझा देता हूँ सर। मैं आप ज़रा फोकस करने की कोशिश कीजिए सर। मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपके साबिका दौर में एक जर्मन नज़ाद CEO PIA पर मुसल्लत किया मियाँ नवाज शरीफ ने, जो कि एक काबिल एतराज़ बात थी। वो कमबख्त जाते जाते पूरा एक तैयारा जेब में डाल के ले गया। इस तरह कोई किसी को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल नहीं देता, साइकिल नहीं देता, जिस तरह आपकी जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तानी ख़जाने से एक पूरा जहाज़ दे दिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाकर के उसके कुछ वेयर अबाउट्स का पता चला है। वो एक अलग पूरी तारीख है हुजूर वाला। इसी तरह से अब हमारे ये इमरान खान साहब सरकार ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए एक गौरन काबिल ढूंढ के निकाला है। USA से वो आए हैं, वो भी बल्कि ये कहना चाहिए कि USA से आए हैं। हुजूर, आप लोगों को मुल्क में कोई काबिल आदमी नजर नहीं आता? कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये आवाज़ अब बंद हो गई सर। सवाल खत्म हो गया तो आवाज़ बंद ही हो जाएगी। कहूँगा कि ये जो अभी ये जो हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यू टर्न के बादशाह हैं। तो इन्होंने हमेशा जब भी कोई बात की है, किसी जगह पे भी बात की है, तो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे आज तक। और नवाज शरीफ साहब 18-19 माह नवाज शरीफ साहब के बारे में बताइए हुजूर वाला। आप नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं, प्लीज मुझे अपने सवाल का जवाब अगर आप इनायत करें तो मेहरबानी होगी। तहरीक इंसाफ से मैं खुद भिड़ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मैं क्या बताऊँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल ठीक काम किए हैं। दुनिया जो है ना, इस वक्त आप देखें, किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा के देखें, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में किसी से बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक अपने ट्रैक पे पाकिस्तान को लेके आए हैं। और ये दुनिया का ये एक निज़ाम है और सारी दुनिया आज मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को याद करती है। तो ये तो सारी बात, अगर आप कहते हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की बात करें तो किसी भी आप इंसान से बात वो जवाब नहीं है जो मेरे सवाल से मुताबिकत रखता हो। मैं तीसरी मर्तबा अपना सवाल दोहराना नहीं चाहता। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे जाऊं। नहीं तो फिर आप ये मेरा जो ये माइक है ना, ये ठीक करवा दे तो मैं फिर आपको जवाब दे सकता। मुझे आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही। आप जब बोल रहे हैं ना तो मेरे तक आवाज़ नहीं आ रही। जी भाई, इनके कान सही, मेरा मतलब है इनके कान में जो वो डिवाइस है वो सही कर दो, वरना मैं सही कर दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ लौटता हूँ हुजूर वाला। जनाब वाला अदील अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर, SME बैंक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर और जिना कन्वेंशन सेंटर, 2 RLNG पावर प्लांट्स, PSM के लिए तो आपने मुझे बताया नहीं कि PSM के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये बताया कि एक अनमोल रतन ला के थोप दिया है, वो ही खुद ही कुछ कर लेगा। ये सारी जो चीज़ें निजकारी की प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में थी और इनको फाइनली निजकारी नसीब होने वाली है अगर तो इनकी किस्मत में लिखा है, इनके लिए क्या एजेंडा है? किस तरह से ये निचेंगे? इनकी जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? कुछ अगर बताएं। देखें, पाकिस्तान स्टील मिल्स का तो मैं आपको बड़ा जो प्लान है गवर्नमेंट का वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं डिटेल में बताना चाह रहा था, मेरे ख्याल से टाइम की कमी की वजह से और आपके सवालात में ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो पाकिस्तान स्टील मिल को जो है ना, वो 2 कंपनीज़ जो हैं रशियन कंपनीज़, और 2 तरह से उसको डिवाइड करके चलाया जाएगा। एक उसकी मैनेजमेंट है और एक उसके, क्योंकि उसके जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ भी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और उनकी जो नए प्लांट्स लगेंगे, इंस्टॉलेशन है, फिर उसके साथ और जो सब्सिडरी जो प्लांट्स लगेंगे उनका, एक तो वो उसका पोर्शन है। दूसरा पोर्शन उसका जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करने का है। जिस तरह से आपने अपने पहले सवालों में भी ये दोहराया बार बार कि किस तरह से ओवरलोड किया गया लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ दे देकर और भर्ती करके, तो उसकी जो सारी मैनेजमेंट है वो सारी ख़राब हुई है। तो ये 2 पोर्शंस में उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल से इस तरह का तबाह हाल इदारा किसी सूरत भी इतना जल्दी ठीक होने का वो नहीं होता, थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। मुझे मेरी 6-8 महीने पहले मुलाकात हुई थी उनसे, जो उनके चेयरमैन नए आए, और उन्होंने कहा था कि गालिबन 2 साल का अरसा लगेगा इसको
प्रॉपरली वापस ट्रैक सर थोड़ा सा तवक्कुफ, शो बिल्कुल शो बिल्कुल वाइंड अप मुझे करना है सर। 11th आवर कॉल मुझे दे दी गई, राजा खुर्रम परवेज साहब जो है वो बुरा न मान जाए सर, अगर मैंने आपको बोलने दिया तो फिर वांदे हो जाएंगे। आखिर में वन लाइनर हुजूर वाला OGDCL के 10% शेयर करने का मुजव्वजा फैसला सामने आया है कैबिनेट कमेटी की तरफ से। सर इस पर अगर आप तबसरा फरमाएं तो फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएं, लेकिन क्विकली। सर अगर दोबारा सवाल कर दीजिएगा, मुझे सही आवाज़ नहीं आ सकी अब। सर सवाल ये है कि OGDCL के 10% शेयर्स जो हैं वो फरोख्त के लिए पेश किए जाने वाले हैं इंतहाई इख्तिसार के साथ। 30 सेकंड्स। सर जब हमने पहले ही हमारा स्टेटमेंट आ गया कि हम निजकारी के खिलाफ हैं, तो बेशक आप शेयर्स कुछ फरोख्त करें या इदारा करें, हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम उसके खिलाफ हैं जी, इसमें क्या बात। फेयर इनफ, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू अज़हर गिल साहब, राजा खुर्रम परवेज साहब। नाज़रीन ये थी हमारी आज की डिबेट, किस हद तक बिटवीन द लाइंस थी इसका फैसला आप छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।